किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने की फिराक में कुछ एथलीट सारे नियम कानून दरकिनार कर देते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पार करने या पोडियम पे चढ़ने के बाद भी किसी दर्शक की मात्र एक पैनी निगाह जैसी चीज भी अक्सर उनकी पोल खोल देती है। तो चलिए जानते हैं चीटिंग करते हुए पकड़े जाने वाले कुछ ऐसे एथलीट्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। रोजी रुइज। अगर आप डिक्शनरी में चीटिंग का मतलब ढूंढें तो मुश्किल नहीं कि बगल में रोजी रुइज का चेहरा नजर आए। 1980 में बॉस्टन मैराथन जीतने के बाद ये एथलीट रातों रात मशहूर हो गई। तीसरे सबसे कम समय में रेस पूरा करने का लेडीज रिकॉर्ड बनाने वाली इस औरत को पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उसकी जीत के बाद जल्द ही उंगलियां उठनी शुरू हो गईं। 70 डिग्री के तापमान में 26 मील की रेस इतने कम समय में पूरी करने के बाद रोजी को काफी थक जाना चाहिए था, लेकिन रोजी एकदम चुस्त और फुर्तीली नजर आ रही थी, जिसकी वजह से सवाल उठने शुरू हो गए। क्या उन्होंने एस्टेरॉयड ले रखा था या ये किसी खास किस्म की ट्रेनिंग का कमाल था? कई दिनों तक कंफ्यूजन इसी तरह चलता रहा। फिर कुछ गवाहों ने सामने आकर बयान दिया कि रोजी ने फिनिश लाइन के मात्र 1 किलोमीटर पहले ही रेस के बीच में से ज्वाइन किया था। आगे जांच की गई तो पता चला कि कुछ लोगों ने तो उन्हें रेस के दौरान मेट्रो की सवारी तक करते हुए देखा था। Track clothes and wearing a number, but I thought someone had just sort of stumbled into the race. Maybe somebody was a little. रोजी ने इन दोनों ही आरोपों का खंडन किया, पर उनके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा हो चुके थे कि उनका खिताब और रिकॉर्ड दोनों ही रद्द कर दिए गए। बस एक बात तो माननी पड़ेगी भाई कि रोजी ने बड़े ही कमाल की ट्रेनिंग कर रखी थी। ड्वाइट हॉवर्ड। चीटिंग में अक्सर हिम्मत की जरूरत भी पड़ती है, और अगर बात की जाए ड्वाइट हॉवर्ड के मामले में तो फिर जरूरत होती है चिपचिपी गेंद की। 2016 में हॉवर्ड एनबीए लेवल पर ह्यूस्टन रॉकेट्स के लिए बास्केटबॉल खेला करते थे। एक बार रॉकेट्स बनाम अटलांटा हॉक्स के मैच के दौरान अधिकारियों ने नोटिस किया कि हॉवर्ड के छूने के बाद गेंद को चिपचिपी सी लग रही थी। एनबीए नियमों के मुताबिक खेल के मैदान पे बाहरी चीजें ले जाना मना है, इसलिए इससे विवाद तो होना ही था। अधिकारी बेंच तक चले गए तो वहां स्टिकम स्प्रे ग्लू का एक कैन एकदम खुले में पड़ा हुआ था। किसी जमाने में खिलाड़ी इसे गेंद पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यूज करते थे, पर 1981 में से बैन कर दिया गया था। किसी एक खिलाड़ी को सजा देने के बजाय दोनों टीमों को चेतावनी देकर मैच फिर से शुरू कर दिया गया। लेकिन गेम के बाद ह्यूस्टन क्रॉनिकल के जोनाथन फेन को हॉवर्ड ने बताया कि इसके पीछे उन्हीं का हाथ था। पर यह बात यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने आगे बताया कि वे पहले भी सारे मैचेस में स्टिकम ग्लू का इस्तेमाल करते आए थे। शुक्र है कि बात यूं ही हंसी मजाक में आ गई और चली भी गई, और हार्वर्ड पे कोई भी चार्ज नहीं लगा, वरना उनका सचमुच का ग्लू निकल जाता। ओलंपिक के बैडमिंटन प्लेयर। खेल में चीटिंग की बात की जाए तो दिमाग में सबसे पहले बैडमिंटन का ख्याल नहीं आता होगा, पर साल 2012 लंदन ओलंपिक्स के दौरान जानबूझकर मैच हारना कई टीमों के लिए जीत की रणनीति का एक अहम हिस्सा बन गया था। इस ओलंपिक में राउंड रॉबिन सिस्टम यूज होता था, यानी हर टीम का हर टीम से भिड़ना तय रहता था। पिछले मैच के नतीजों के हिसाब से तय होता था कि कौन सी टीम किससे मुकाबला करेगी। इस प्रक्रिया में यह भी ध्यान दिया जाता था कि आपस में भिड़ने वाली टीमों की काबिलियत भी एक जैसी हो, यानी एक सोची समझी योजना के तहत गिने चुने मैच हारकर कोई टीम ये सुनिश्चित कर सकती है कि नॉकआउट स्टेज में उसका मुकाबला किसी कमजोर टीम से ही हो, ताकि जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। चाइनीज खिलाड़ी वांग शियोली और यू यांग ने विमेंस डबल टूर्नामेंट में इसी रणनीति का फायदा उठाने की कोशिश की, पर मजे की बात तो यह है कि सामने वाली दक्षिण कोरियाई टीम भी ठीक इसी रणनीति के तहत काम कर रही थी। जब जोंग क्विंगेन और किम हाना चाइनीज टीम के सामने उतरे तो ऐसा वाहियात बैडमिंटन मैच हुआ जिसने दुनिया को बोर करके रख दिया। आप पूछेंगे आखिर कितना बुरा? तो जान लीजिए, पहले गेम की सबसे लंबी रैली केवल 4 स्ट्रोक की थी। खेल देखकर टीमों की लापरवाही और गलतियां साफ नजर आ रही थीं, और वापस जाते वक्त उन्हें फैंस की काफी नाराजगी भी देखनी पड़ी। मामला और ज्यादा बदतर तब हो गया जब एक दूसरी कोरियन और इंडोनेशियन टीम के मैच में भी ठीक ऐसे ही नजारे देखने को मिले। इन चारों टीमों का मकसद एकदम सेम था, और उनकी ये साजिश काफी साफ साफ नजर आ रही थी। चारों पर जानबूझकर खराब प्रदर्शन करके मैच के नतीजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा, और सजा के तौर पर उन्हें बचे हुए टूर्नामेंट से बेदखल कर दिया गया। उम्मीद है कि इस घटना से आगे के लिए उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। स्पेनिश पैरालंपिक बास्केटबॉल टीम। साल 2000 सिडनी पैरालंपिक में एक ऐसा कांड हुआ था जिसे याद करके लोग आज भी शर्म से सर झुका लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन पैरालंपिक कोर्ट पर स्पेन की लर्निंग डिसेबल्ड बास्केटबॉल टीम ने रूस की टीम को हराकर गोल्ड जीता था, लेकिन मैच के बाद स्पेनिश टीम के सदस्य कार्लोस रिबागोडा ने मीडिया के सामने एक बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा किया।
सिर्फ 70 से कम आईक्यू वाले लोग ही टीम का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन स्पेन की टीम के 12 में से 10 लोग मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम थे और उनकी आईक्यू भी अधिकतम सीमा से ज्यादा थी। पता चला कि उन खिलाड़ियों ने अपने देश को ज्यादा से ज्यादा मेडल दिलाने की योजना के तहत ऐसा किया था। विकलांगता का ढोंग रचने के लिए उन्हें फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट तक मुहैया करवा दिए गए थे। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि चीटर्स टूर्नामेंट से पहले 2 साल तक दुनिया भर में ट्रेनिंग के लिए घूमकर विकलांग खिलाड़ियों को हराते रहे। भले ही वे भरपूर एक्सरसाइज करते हो, पर मुझे बड़ी हैरत होती है कि उन्हें रात को नींद कैसे आ जाती है। इस कांड के मास्टरमाइंड के बारे में जानकर तो आप दंग रह जाएंगे। खुद स्पेन के मानसिक विकलांग स्पोर्ट्स संघ का अध्यक्ष फर्जीवाड़ा और गबन की बात कबूलने के बाद उसे 5400 पाउंड के फाइन पर छोड़ दिया गया। मेरे ख्याल से इन नमूनों को अपंगों की टीम में खेलना चाहिए था, उसमें तो मुकाबला और ज्यादा आसान होता। टोन्या हार्डिंग 1994 में रिंग में हुए ड्रामे की वजह से फिगर स्केटिंग की दुनिया मानो एक सर्कस में बदल गई थी। यूएस फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप से एक दिन पहले उस वक्त की चैंपियन नैन्सी केरिगन कैमरे की नजर में मिशिगन के कोबो अरीना में स्केटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एक आदमी ने आकर उन पर लाठी से हमला कर दिया और वे जमीन पर गिरकर कराने लगी। नैन्सी को गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वे मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाई। उनकी जगह उनकी चिर प्रतिद्वंदी टोन्या हार्डिंग ने पहला स्थान जीता और दोनों को उस साल की विंटर ओलंपिक्स स्केटिंग टीम के लिए चुन लिया गया। लेकिन जल्दी पुलिस को पता चल गया कि किसी ने उस आदमी को नैन्सी पर हमला करने की सुपारी दी थी। मामला पूरा खुला तो टोन्या हार्डिंग के भूतपूर्व पति जेफ गिलूली और उनके पुराने बॉडीगार्ड श्वान एक्सहार्ट को दोषी पाया गया। दोनों ने मिलकर उस आदमी से नैन्सी पर हमला करवाया था ताकि आने वाले मुकाबलों में टोन्या की जीत पक्की हो सके। टोन्या का कहना था कि वे इस साजिश का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पति की संलिप्तता के बारे में पता था, पर वे इस बात को छिपा ले गई थी। विंटर ओलंपिक में हिस्सा लेने के तुरंत बाद ही उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सारे खिताब वापस ले लिए गए। वैसे मामले का थोड़ा बहुत इंसाफ तो ओलंपिक के दौरान ही हो गया था। स्केट्स में आई खराबी के चलते टोन्या को 8वीं पोजीशन मिली थी, वहीं नैन्सी दूसरा स्थान पाकर एक सिल्वर मेडल तो जीत ही गई थी। वो कहते हैं ना, देर सवेर ही सही पर कर्म का फल मिलता जरूर है। ब्लडगेट साल 2009 में ब्लडगेट कांड ने रग्बी की दुनिया की बुनियादों को हिला के रख दिया था। हेने केन कप के दौरान इंग्लिश हार्लेक्विंस और आयरिश लेंस्टर्स का मैच हो रहा था। मैच का आखिरी दौर चल रहा था, तभी हार्लेक्विंस के टॉम विलियम्स को अचानक से खींच के मैदान से बाहर ले जाया गया। उनके मुंह से खून बह रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बचा हुआ मैच खेलने से रोक दिया गया। इसके बाद टीम में टॉम की जगह लेने के लिए सब्स्टिट्यूट का बस एक ही ऑप्शन था, निक इवेंस। इसी मैच में कुछ देर पहले निक भी चोटिल होकर बाहर जा चुके थे। नॉर्मल समय में कोई खिलाड़ी एक से ज्यादा बार खेल के अंदर या बाहर नहीं हो सकता, लेकिन ब्लड इंजरीज की स्पेशल सिचुएशन को देखते हुए निक को मैच में वापस आने की परमिशन मिल गई। इत्तेफाक से हार्लेक्विंस को मैच जीतने के लिए एकदम निक जैसे ही किसी खिलाड़ी की जरूरत थी। गुड लक की कुछ ज्यादा बारिश नहीं हो गई। रुकिए तो सही। बेंच की तरफ वापस जाते हुए टॉम मुस्कुराकर अपने दोस्तों को आंख मारते हुए कैमरे में कैद हो गए। लेकिन मुंह पे चोट खाने के बाद भला कोई मुस्कुराता है क्या? कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। लिहाजा यूरोपियन रग्बी कप ने मैच के दौरान कई खिलाड़ियों की इस अदला बदली की जांच के आदेश दिए। पता ये चला कि टीम के फिजियोथेरेपिस्ट ने टॉम को ब्लड का एक नकली कैप्सूल दे दिया था ताकि एन वक्त पर इवेंट्स को मैच में वापस लाया जा सके। इस गैर कानूनी तरकीब के पीछे टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव डीन रिचर्ड का हाथ था और उन पर ऐसे 4 और मामलों का आरोप लगा। टॉम, डीन और उस फिजियोथेरेपिस्ट को हमेशा के लिए रग्बी से बैन कर दिया गया और हार्लेक्विंस क्लब पर 2,60,000 पाउंड का जुर्माना लगा। सबसे बदतर बात तो यह है कि इतनी तगड़ी बेईमानी के बावजूद हार्लेक्विंस वो मैच नहीं जीत पाई। बीबीसी की माने तो ये रग्बी की दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा कांड है और मैं इससे पूरी तरह एग्री करता हूँ। खैर, अगर ये कांड नहीं तो स्टेट फ्रांसवा की अल्टरनेट अवे किट का डिजाइन तो पक्का सबसे बुरा है। माइकल पिनेडा बेसबॉल जैसे खेल में एक मामूली सी चूक भी आपकी हार या जीत तय कर सकती है। साल 2014 की बात है। न्यूयॉर्क यांकीज के पिचर माइकल पिनेडा को बॉल पे ग्रिप ही नहीं मिल रही थी। सो बॉस्टन रेड सॉक्स के खिलाफ मैच के दौरान इस मेजर बेसबॉल लीग पिचर ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पाइन टार का सहारा लेने की ठानी। उन्होंने इस चिपचिपे पदार्थ को अपनी गर्दन पे लगा लिया और सोचा कि मैच के दौरान बॉल को चुपके से उस पर रगड़ लूंगा। खैर, वो काम इतना चुपचाप भी नहीं हुआ, क्योंकि रेड सॉक्स के कोच को जल्दी भनक लग गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो रेफरी के पास पहुंच गए। कितने मजे की बात है कि जिस वक्त कोच रेफरी से पिनेडा की शिकायत कर रहे थे, ठीक उसी समय पर एक फैन भी उनकी इस कारस्तानी की तरफ इशारा करते हुए नजर आया। कई अंपायर्स ने पिनेडा के हाथ और गर्दन की पड़ताल की
और उन्हें तुरंत गेम से बाहर करके आने वाले 10 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया। मेजर लीग बेसबॉल के नियम बाहरी चीजों को मैदान में लाने से सख्त मना करते हैं, पर पिनेडा पहली बार ऐसी बेईमानी करते हुए नहीं पकड़े गए थे। उन्होंने रेड सॉक्स के खिलाफ पिछले एक मैच में भी टार यूज किया था और ऐसा करते हुए कैमरे में भी कैद हुए थे। लगता पिनेडा अपने नाम के पाइन वाले हिस्से से कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गए थे, पर अपनी खुशी जाहिर करने का ये कौन सा तरीका हुआ भाई। साल 2012 ओलंपिक की विमेन वेट लिफ्टर्स। साल 2012 ओलंपिक में 75 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग का फाइनल मुकाबला दर्शकों के लिए एक बहुत ही अनोखा पल था। स्वेटलाना प्रोदोबेदोवा और नताल्या ज़बोलोतनाया, उन्होंने विमेंस कैटेगरी में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कजाकिस्तान की प्रोबोदेवा ने तो रूस की ज़बोलोतनाया को दूसरी और बेलारूस की आयरिशी कुलेशा को तीसरी पोजीशन पे छोड़कर गोल्ड भी जीता। दोनों अपनी परफॉर्मेंस को नेचुरल सा दिखाना चाह रही थी, मगर उनकी जबरदस्त ताकत की वजह जरा भी नेचुरल नहीं थी। वैसे दोनों का रेगुलर ड्रग टेस्ट तो नेगेटिव आया था, पर साल 2015 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एथलीट्स के ड्रग टेस्ट को और भी बेहतर और अचूक बनाने की प्रक्रिया शुरू की। बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से कमेटी ने ड्रग यूज करने के बावजूद नेगेटिव टेस्ट करके बच निकलने वाले चीटर एथलीट्स को पकड़ना शुरू किया। ऐसे कई खिलाड़ियों का नाम सामने आया जिन्होंने साफ तौर पे एंटी डोपिंग लॉ का उल्लंघन किया था, जिसमें स्वेटलाना पोदोबुदेवा, नताल्या ज़बोलोतनाया और आइरीना कुलेशा का जाना पहचाना नाम भी शामिल था। तीनों हष्ट पुष्ट औरतें, और उनके सारे रिकॉर्ड रद्द करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तीनों स्टेरॉइड्स के दम पे परफॉर्म करती थीं और ऐसा बताती थी कि सब कुछ नेचुरल है। फेम के वान डेन ड्रिशे। एक और जहां कुछ खिलाड़ी अपने हुनर को बेहतर करने के लिए मेहनत करते हैं, वहीं कुछ और अपनी चीटिंग की कला को तेज करने में जुटे रहते हैं। ये कड़वा सच साल 2016 में जाहिर हुआ जब साइकिलिंग चैंपियन फेम के वान डेन ड्रिशे मैकेनिकल डोपिंग करते हुए पकड़ी जाने वाली दुनिया की पहली एथलीट बनी। साफ शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने रेस को आसान बनाने के लिए अपनी साइकिल में एक खुफिया मोटर लगवा रखी थी। एक बार साइक्लो क्रॉस चैंपियनशिप में भाग लेते वक्त वे अपनी साइकिल में दिक्कत होने की बात कहकर रेस के बीच में अचानक से रुक गईं। गौर से देखने पर रेस अधिकारियों को उनकी साइकिल की सीट के नीचे एक बैटरी और क्रैंकशाफ्ट में एक मोटर छिपी मिली। साइकिल के हैंडल पे लगे हुए ब्लूटूथ स्विच से फेम के आराम से मोटर को ऑन ऑफ कर लेती थी। इससे रेस के कठिन हिस्सों में पैडल मारने में थोड़ी आसानी हो जाती थी। जैसे यहाँ पर कठिन चढ़ाई होने के बावजूद फेम के बड़े आराम से बाकी के ग्रुप से आगे निकलती हुई देखी जा सकती हैं। घटना के बाद उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वो बाइक उनके दोस्त निको वान मुल्डर की है। निको ने इस बात को कबूला भी, लेकिन नियम के मुताबिक बाइक की सारी जिम्मेदारी फेमके की ही थी। 6 साल का बैन और 2000 स्विस फ्रैंक या लगभग 21,000 अमेरिकी डॉलर का फाइन लगाने के बाद उनके सारे खिताब वापस छीन लिए गए। समय रहते अगर वो अपने प्लान पे ब्रेक लगा देती तो कितना अच्छा होता ना। क्या आप कभी किसी खेल में बेईमानी करते हुए पकड़े गए हैं? क्या आपने कभी किसी पेशेवर खिलाड़ी को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।